आप सभी ने अभी तक ये तो सुना ही होगा ना कि लड़कियां यार कहीं भी सेफ नहीं है। अब वो चाहे जवान हो या फिर उम्र दराज की महिलाएं या फिर कोई नवजात। लेकिन क्या आपने अभी तक ये सुना है कि अब छोटे लड़के भी सेफ नहीं रहे? जी हाँ, अगर आपके घर में भी कोई छोटा सा लड़का है जो कि अपने मोहल्ले के अंकल के यहाँ आता जाता या फिर उनके यहाँ डोलता रहता है, तो ध्यान रहे कहीं वही अंकल उसके काल का कारण ना बन जाए। अब मैं ऐसा कह रहा हूं तो हो सकता है शायद आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है, क्योंकि ऐसी ही सच्ची शर्मनाक घटना सामने आई। इस लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद आपकी बंद आंखें खुल जाएंगी। तो फिर क्या हुआ था इस लड़के के साथ और क्यों? ये सब जानने से पहले मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। तो हे गाइस, इस वीडियो के अंत में ना कुछ ऐसे मैसेज हैं जो कि हर किसी को पता होना चाहिए, ताकि आप अपने छोटों को भी ऐसी घटनाओं का शिकार होने से बचा सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना और अंत में वीडियो को देखने के बाद अपनी व्हाट्सएप की स्टोरी पे जरूर लगाना, जो कि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो ये कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के कोविलपट्टी के छोटे से कस्बे गांधीनगर से, जहाँ एक साधारण परिवार रहा करता था। परिवार में पिता कार्तिक मुरुगन, माँ बाला सुंदरी और 2 उनके बेटे थे। पिता घर बनाने के कामकाज में मजदूरी का काम करते थे और माँ पास के ही एक माचिस की फैक्ट्री में काम कर रही थी। यह परिवार बिल्कुल सादगी से भरा हुआ था, लेकिन उनके छोटे बेटे कृपा स्वामी, जिसने इस कहानी को एक दिल दहला देने वाले मोड़ पे ला खड़ा कर दिया। कृपा स्वामी, जिसने अभी इस दुनिया को सही से देखना शुरू भी नहीं किया था, हालांकि पढ़ाई में बेहद होशियार था। वह कक्षा 5वीं में पढ़ाई कर रहा था और सबसे होशियार माना जाता था। और उसका बड़ा भाई मणिकंदन, जो कक्षा 7वीं में पढ़ाई कर रहा था, वो हमेशा उसकी मदद करता था। उनके दिन आमतौर से खुशियों से भरे रहते थे, लेकिन बीते कुछ दिनों में ही कृपा स्वामी की जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसे चेचक हो गया था, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहा था और उसका ज्यादातर समय घर पे ही बीतता जा रहा था। लेकिन वो अभी घर पे अकेला नहीं रहता था। सुबह होते ही जब उसके माता पिता काम काज पे चले जाते, उसका बड़ा भाई पढ़ने चला जाता, तो वहीं पास में जो उसकी दादी रहती थी, तो वो अपनी दादी को वहां पे बुला लेता था। 9 दिसंबर की सुबह, यह दिन भी किसी आम दिन के जैसे ही शुरू हुआ। सुबह 8:30 बजे उसके माता पिता रोज की तरह काम पर निकल गए। बड़ा भाई स्कूल चला गया। कृपा स्वामी ने हमेशा की तरह अब अपनी दादी को फोन किया और जल्दी से घर पे आने के लिए कहा, क्योंकि दादी घर के सभी सदस्यों के चले जाने के बाद ही उसका ख्याल रखने के लिए आया करती थी। लेकिन यह सुबह बाकी दिनों से बिल्कुल अलग थी। 9:20 के आसपास पड़ोसियों ने अचानक से उसके घर से एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कि बर्तन गिरने की आवाज। अब ये आवाज कैसे आई इसका कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, यह आवाज रहस्य की पहली परत खोल रही थी, जो जल्द ही एक बड़े रहस्य में बदलने वाली थी। पड़ोस में रहने वाली उसकी एक चाची ये आवाज सुनकर तुरंत ही उसके घर के बाहर पहुंची। उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला है, लेकिन पहले वो खिड़की से झांक कर देखती है तो उन्होंने देखा कि घर का पंखा और टीवी चालू है। घर का सन्नाटा उन्हें बेचैन कर रहा था। यह खामोशी और बर्तन गिरने की आवाज उन्हें कुछ गलत होने का आभास करवा रही थी। चाची ने कृपा स्वामी को पुकारा, बेटा क्या तुम घर के अंदर ही हो? लेकिन कोई आवाज नहीं आई। यह देखकर उनका डर और भी बढ़ गया। उन्होंने तुरंत उसकी दादी को फोन करके बुलाया। दादी थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गई। घर का दरवाजा पहले से ही खुला था, इसीलिए दादी ने बिना देरी किए अंदर जाकर पूरे घर की अच्छे से तलाशी ली। अलमारी, बिस्तर, रसोई, हर जगह अच्छे से देखा गया, लेकिन कृपा स्वामी का कुछ भी पता नहीं चला। अब दादी ने पड़ोसियों से जाकर पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने पूछा, क्या किसी ने मेरे पोते को देखा है? लेकिन सभी ने अनजान होने की बात कही। किसी ने भी उसे घर से बाहर निकलते नहीं देखा था। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने उसे घर से बाहर नहीं निकलते देखा तो वो घर से बाहर ना निकला हो, जो कि अपने आप में ये बात काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। अब तक मोहल्ले के सभी लोग धीरे धीरे इकट्ठे होते जा रहे थे। सभी ने मिलकर उसकी तलाश भी शुरू कर दी, लेकिन घंटों की तलाश के बावजूद भी उसका कुछ भी सुराग नहीं मिल पाया। समय के साथ अब सभी की चिंता भी गहरी होती जा रही थी।
इसी के साथ ही अब उसके माता पिता को भी सूचना दे दी गई थी। अब जैसे ही उसके माता पिता घर पहुंचे तो उन्होंने भी बिना समय गवाए अपनी तसल्ली के लिए हर घर में जाके पूछना शुरू कर दिया। मुर्गन ने पड़ोस के घर में जा जाकर दरवाजा खटखटाया, हर किसी से पूछा। बाला सुंदरी रोती हुई यानी कि उसकी माँ महिलाओं से पूछ रही थी क्या उन्होंने उसके बेटे को कहीं खेलते हुए देखा है, लेकिन हर बार हर किसी का एक ही जवाब होता कि हमने नहीं देखा। समय काफी बीत चुका था लेकिन कृपा स्वामी का कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा था। जब परिवार टूटता जा रहा था और मोहल्ले के लोग थकार के घर वापस जाते जा रहे थे तब उन्हें लगा कि ये मामला काफी ज्यादा गंभीर हो चुका है, इसीलिए हमें इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवानी चाहिए। तब जाके उन्होंने 11 बजे के आसपास पुलिस में जाके इसकी शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई भी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने घर का और आसपास के इलाकों का दौरा किया। हर कोना हर जगह पर लड़के को ढूंढा गया। पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया कि वो लड़का कहीं मोहल्ले से बाहर तो नहीं चला गया, इसीलिए इलाके की सटीक फुटेज निकालने के लिए जहां भी कहीं कैमरे लगे हुए थे वहां से उनकी फुटेज निकाली और देखा गया कि वो मोहल्ले से बाहर नहीं गया था। इससे पुलिस वालों को संदेह हुआ कि वह इसी इलाके में कहीं छिपा हुआ है या फिर उसे किसी ने छिपा लिया है। अब इसके पीछे की क्या वजह थी, क्या सच्चाई थी, ये सामने आना भी बाकी था। और ऐसे ही वो दिन बीत गया, कुछ भी हाथ नहीं लगा। 10 दिसंबर को करीब 5:30 बजे यानी कि सुबह एक आदमी जब अपनी छत पर चढ़ा तो उसने अपने पड़ोस के छत पर जो भी कुछ देखा उसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक गया। उसने शोर मचाया और पूरे मोहल्ले के लोग वहां पर आ गए और सभी ने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। और जब पुलिस आई तो उसे कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। लेकिन जो उसकी हालत थी उसे देखकर इतना तो समझ में आ रहा था कि उसके साथ गलत व्यवहार किया गया है या फिर गलत आप काम समझ सकते हैं। लेकिन अभी रिपोर्ट के आने का इंतजार बाकी था। लेकिन जिसके छत पे वो मिला था उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया कि उन्हें कुछ इसके बारे में पता ही नहीं है कि वो वहां पे कैसे पहुंचा। हो सकता है कि किसी ने रात के अंधेरे में छिपकर वहां पे चुपके से रख दिया हो, ऐसी बात होने की संभावना हो सकती थी। अब इसके पीछे की सच्चाई लाने के लिए जांच और तेज कर दी गई। लेकिन जब कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था तो पुलिस ने इलाके से 50 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की। 50 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उनमें से फिर 9 लोग ऐसे थे जिनकी हरकतें संदिग्ध पाई गई और फिर पुलिस ने उन्हें अलग से पूछताछ करना शुरू कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि 9 लोग मतलब संदेह के दायरे में थे तो 9 में से 9। कुछ लोग थोड़ा वैसे भी डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो उनमें से कोई 1 या 2 ऐसा हो सकते थे और इसीलिए उस चोर को बाहर निकालने के लिए उन सभी से अलग अलग कमरे में पूछताछ शुरू कर दी। और फिर इसी दौरान जब सभी का मोबाइल फोन चेक किया गया तो एक का मोबाइल फोन जब चेक हुआ तो उसके फोन में बहुत ही कुछ अजीब पाया गया। यानी कि एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप जो कि जिसमें मतलब बहुत ही आपत्तिजनक सामग्री थी और उसके फोन में भी उल्टे सीधे वीडियो पाए गए और उससे उस आदमी के ऊपर काफी ज्यादा संदेह हुआ। और उस आदमी का नाम भी कृपा स्वामी था जो कि 23 साल का शादीशुदा व्यक्ति था। अब कृपा स्वामी एक ऑटो ड्राइवर था और गायब हुए लड़के का पड़ोसी था। अब वैसे पड़ोस का चाचा भी आप उसे मान सकते हैं। वह लड़के के परिवार से काफी परिचित था, यानी कि अच्छी खासी जान पहचान थी। लड़के के परिवार भी उसे अच्छे से जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो बंदा इस हद तक गिर सकता है, कभी ऐसी हरकत कर भी सकता है। जब पुलिस ने कृपा स्वामी को हिरासत में लिया और उससे सवाल जवाब पूछे तो शुरू में उसने मतलब नानुकुर किया, अपनी मतलब बेगुनाही को साबित करने की हर कोशिश की। लेकिन गाइज यहाँ पे एक अजीब बात ये हुई कि बातों ही बातों में उसने कुछ ऐसा बयान दे दिया कि वो अपने ही बयान में फंस गया। यानी कि वहां के लोकल मीडिया और लोगों के बीच लड़के की पहचान के रूप में एक छोटी सी अफवाह भी फैलाई गई थी कि लड़के ने चेन तो पहन ही रखा था और साथ में उसने अंगूठी भी पहन रखी थी।
और ये अफवाह वाली बात कि उसने अंगूठी भी पहनी हुई थी, ये बात सिर्फ उसके माता पिता और पुलिस वाले ही जानते थे। और जब यही बात बातों ही बातों में उसने ये कहा कि उसने सिर्फ चेन ही पहनी हुई थी, कोई अंगूठी नहीं थी, जो कि ये बात सच थी। लेकिन मीडिया में तो ये अफवाह थी कि उसने अंगूठी भी पहनी हुई थी, तो ये सच उसे कैसे पता चला? और इसी बात से वो उसमें फंसता चला गया। और तब तक उस लड़के का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुका था, जिसमें पता चला कि 9 दिसंबर के 3 से 4 बजे के बीच उसकी सांसें थम चुकी थी, उसका गला सूजा हुआ था और उसके शरीर और मुंह में आदमी का डिस्चार्ज सैंपल भी पाया गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं डिस्चार्ज किसकी बात कर रहा हूं, जिसमें यह साबित हुआ कि उसके साथ पहले गलत काम किया गया, फिर उसका अंत कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने कृपा स्वामी को भी मेडिकल जांच के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम ने लड़के के शरीर पर पाए गए डिस्चार्ज का डीएनए और उस आदमी के डीएनए से मैच किया, तो रिपोर्ट में ये पुष्टि हो गई कि लड़के के शरीर पर जो डीएनए मिला और जो उस आदमी का डीएनए है, दोनों अच्छे तरीके से मेल खाते हैं। अब इस बात से तो पूरा साबित हो गया कि वही अपराधी है, और इसीलिए कृपा स्वामी के पास कुछ भी छिपाने की कोई खास वजह नहीं रह गई थी। तब उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि उस दिन उसने लड़के को बहाने से बुलाया था। लड़के को वो अच्छे से जानता था और लड़का भी उसे अंकल मानता था, तो एक दूसरे की अच्छी जान पहचान थी और इसी विश्वास का उसने गलत फायदा उठाया। वह लड़के को अपने घर के पीछे सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसने उसके साथ गलत काम किया। हालांकि लड़के ने पूरा विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसका जोर कहाँ ही चलने वाला था और ना जोर चल सका। और जब वो बेहोश हो गया उस दौरान, तब उस आदमी ने उसका खेल खत्म कर दिया, यानी कि ये दबा के। अब घटना को अंजाम देने के बाद कृपा स्वामी काफी ज्यादा घबरा गया। उसने पहले उसे एक सुरक्षित जगह पे छिपाने की कोशिश की, ऐसी जगह पे जहां से कोई आसानी से एक नजर में ना देख सके। तब कृपा स्वामी भी उनके साथ खोज में शामिल हो गया। उसने सबके सामने ऐसा दिखाया जैसे वो भी लड़के को ढूंढने में मदद कर रहा हो। और जब सभी थक हार के अपने अपने घर लौट गए, तो रात के समय, तो 10 दिसंबर की रात यानी कि आधी रात जब हुई, तो उसने उसे उठाया और पड़ोस की छत पे जाके रख दिया, ताकि उसके ऊपर संदेह ना हो सके। लेकिन हर अपराधी का अपराध सामने आखिरकार आ ही जाता है, भले ही वो कितना ही शातिर क्यों ना हो। यह घटना हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हमारे करीबी लोगों से ही होता है। हमें उनकी सुरक्षा पे खास तौर पे ध्यान देना चाहिए कि वो कब किसके साथ खेलते हैं, किसके साथ मिलते हैं, किस तरीके से कितना समय किसके साथ देते हैं। क्योंकि जो उतनी उम्र के होते हैं तो यहाँ वहाँ मोहल्ले में खेलते ही रहते हैं और हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते। इसीलिए हमें शुरुआती दिनों से ही उसे गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें इनके बारे में जानकारी होगी तो उन्हें जरा सा भी किसी से भी ऐसा आभास होगा तो वो आपको सीधे तौर पे बताएंगे, अगर आप इस वे में उनके साथ फ्रेंडली रहेंगे तो। नहीं तो वो कुछ भी नहीं बताएंगे और बेचारे वो भी एक दिन इस तरह से किसी का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए आप वीडियो रोक के कुछ और बातें हैं उसे पढ़ सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। बाकी हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें।